हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। और यहाँ पर बच्चों हम लोग वन शॉट में आपके फिजिक्स का चैप्टर मोशन, नाइन्थ क्लास का चैप्टर मोशन पढ़ेंगे। बच्चों ये लेक्चर उन सभी के लिए है जिन्होंने पहली बार इस चैप्टर को पढ़ना है, जिन्होंने अपने एग्जाम से पहले रिवीजन करनी है, या उन सभी बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक मोशन के बारे में, इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, वो एंड बॉल पे, मौके पे चौका मारना चाहते हैं। उनके लिए एक बहुत बढ़िया लेक्चर रहेगा, पूरे के पूरे चैप्टर को थोड़े से टाइम में, कुछ घंटों में ही रिवाइज करने के लिए या बिल्कुल फ्रेश से पढ़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमारे पास टर्म्स आएंगी रेस्ट एंड मोशन। हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि रेस्ट एंड मोशन तो हमें पता ही है कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, किसको हम मोशन में कहते हैं, बट फिजिक्स में ये कंसेप्ट थोड़े से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर ज्यादा डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, पूरे का पूरा जो हमारा लेक्चर है ये एनसीईआरटी के आसपास ही घूमेगा। हमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इस लेक्चर में नहीं पढ़ना है। हमारा पूरा का पूरा फोकस आपके सीबीएसई के स्कूल एग्जाम्स के ऊपर ही रहेगा, राइट। तो अगला टॉपिक हमारे पास रहेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आप लोगों को पता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए यहाँ पर एक नई टर्म होगी। डिस्प्लेसमेंट जब आप लोग पढ़ोगे तो इसके साथ एक और टर्म जुड़ जाएगी, दैट इज वेक्टर। वेक्टर जुड़ने का मतलब होगा यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन के बारे में भी बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कभी भी, मतलब 8th क्लास तक हमने कभी भी डायरेक्शन को अलग से हाईलाइट नहीं किया है। इस चैप्टर से यहाँ से ऑनवर्ड 9th 10th 11th 12th सब जगह हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। अब मैंने कुछ भारी भरकम शब्द यहाँ पे यूज कर लिए हैं, फिजिकल क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। इन सबको बच्चों इस चैप्टर में हम बड़े आराम से अच्छे से समझेंगे, राइट। इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी। आप लोगों को देखने में ये लग सकता है कि स्पीड एंड वेलोसिटी सेम टर्म्स हैं। आम भाषा में, आम जिंदगी में हम इनको एक ही बात मान के चलते हैं, बट फिजिक्स के टर्म्स में बच्चों स्पीड तब है जब हम सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, जिसको हम फिजिक्स में कहते हैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और जब वेलोसिटी की बात होगी तब हम डायरेक्शन भी साथ में जोड़ देंगे। हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स साउथ। जब हम डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे वो क्वांटिटी कौन सी है, दैट क्वांटिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड अब कन्वर्ट हो जाएगी वेलोसिटी में। अच्छे से चीजें अभी आगे समझेंगे। नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक समान। जब एक समान मोशन हो, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्या करे, बराबर का डिस्टेंस या बराबर का डिस्प्लेसमेंट बराबर के टाइम में कवर करेगा, तब ऑब्जेक्ट के मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा कब ऑब्जेक्ट की स्पीड कभी तेज हो रही है, कभी स्लो हो रही है, कभी उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब हम उसके मोशन को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हर टर्म को बच्चों बहुत ही अच्छे से समझेंगे। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन है। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड में या वेलोसिटी में, बेहतर शब्दों का वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कभी उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। बढ़ती हुई, कम होती हुई वेलोसिटी, चेंज होती हुई वेलोसिटी जो है दैट विल मेजर एक्सेलरेशन। डिटेल में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ये बच्चों आप लोगों के लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट होगा। आप लोगों ने अभी तक जो अप टू 8th आप लोगों ने थोड़े थोड़े ग्राफ्स पढ़े हैं, बट ग्राफ्स को सही में फिजिकली कैसे यूज करना है, फिजिक्स में, साइंस में कैसे यूज करना है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। आपको यहाँ पे थोड़ा सा माथापच्ची करनी पड़ेगी, अच्छा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास आएंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। हम यहाँ पर 3 इक्वेशंस पढ़ेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये 3 इक्वेशंस
हमारी समझो इस चैप्टर की लाइफ लाइन बन जाएगी। इन तीनों इक्वेशंस के आसपास ही हमारी सारी डिस्कशन होगी। इनफैक्ट ये तीनों इक्वेशंस आप सिर्फ 9th में ही नहीं बल्कि 11th में भी 12th में भी बार बार यूज करोगे। जो बच्चे भी साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल, फिजिक्स तो पढ़नी ही है, तो उन सभी बच्चों को ये तीनों इक्वेशंस तो बस डीएनए में ऐड कर लेनी चाहिए, अगले 3-4 साल भूलनी ही नहीं चाहिए। इसके बाद बड़ा छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, सर्कुलर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूमेगा, गोल गोल घूम रहा है, लूप में घूम रहा है, पत्थर को आपने रस्सी के साथ बांध के घुमा दिया, तो उस समय जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा दैट विल बी कॉल्ड सर्कुलर मोशन। चलिए इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन करके एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों, रेस्ट एंड मोशन टर्म का क्या मीनिंग है। रेस्ट या दूसरा नाम क्या होगा, स्टेशनरी। देखो बच्चों, फिजिक्स में रेस्ट या मोशन को हम एब्सोल्यूट नहीं कहते। मीनिंग क्या है कि ये हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो और किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में हो। तो रेस्ट किसके रिस्पेक्ट में है, कौन उसे देख रहा है, वो डिसाइड करता है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और नॉट। जैसे मान लीजिए कि ये एक पर्सन, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई रखी है, एक पर्सन यहाँ पे आराम फरमा रहा है और सामने एक साइकिल खड़ा हुआ है, राइट, साइकिल। अब ये बंदा इस साइकिल को देख रहा है। इस बंदे के हिसाब से, इस पर्सन के हिसाब से इस साइकिल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, घड़ी लगा रखी है यहाँ पे, मैंने टाइम तो बढ़ रहा है, अभी 10 सेकंड हुए थे, फिर 20 सेकंड हो गए, टाइम बढ़ रहा है। बट इस पर्सन को क्या दिखाई दे रहा है कि दिस साइकिल रिमेन्स एट रेस्ट, क्योंकि इस पर्सन के मुकाबले में साइकिल का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। आप यूं समझिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस मेरे पास 5 मीटर है, तो साइकिल और मैन के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, देन फॉर दिस मैन साइकिल इज एट रेस्ट, राइट बच्चों, फॉर दिस मैन साइकिल इज एट रेस्ट। इसे मोशन में कब दिखाई देता, अगर मान लीजिए ये साइकिल चल पड़ा, ठीक है, कोई पर्सन उसको ड्राइव कर रहा है तो साइकिल चल के आगे जा रहा है, तो व्हाट विल हैपन, टाइम के साथ ये डिस्टेंस इंक्रीज करता चला जाएगा। पहले 5 मीटर था, साइकिल आगे चला गया, डिस्टेंस 10 मीटर हो गया। अब इस पर्सन के हिसाब से, इस पर्सन के हिसाब से इस साइकिल का डिस्टेंस उससे खुद से चेंज हो रहा है, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस केस में उसे साइकिल मोशन में दिखाई देगा, इट विल अपीयर दैट, इस बंदे को ये दिखाई देगा कि साइकिल इज इन मोशन। तो यहाँ पर हम क्या समझ पा रहे हैं कि अगर किसी, यहाँ पे मैं पर्सन एग्जांपल ले रहा हूँ, पर्सन कह रहा हूँ, आगे हम इन जनरल वर्ड यूज करेंगे। अगर किसी पर्सन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, पर्सन बेसिकली कौन होता है, टेक्निकली हम इसे कहते हैं ऑब्जर्वर। किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, उसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। इस बात को थोड़ा सा और बेहतर एक और एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक बस है, राइट। इस बस के अंदर 2 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है, कौन, संता सिंह एंड बंता सिंह, 2 पर्सन इस बस के अंदर बैठे हुए हैं, परफेक्ट। अब संता देख रहा है बंता को, संता इज ऑब्जर्विंग बंता, तो संता ये देख रहा है कि मेरे संता और बंता के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। उसने घड़ी भी देखी, 9 बजे थे, 9:02 पे देखा, उसने ऑब्जर्व किया कि अब भी बंता मेरे से 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर ही है, यानी कि संता के रिस्पेक्ट में बंता का डिस्टेंस कितना रहता है, या बंता की पोजीशन कितनी रहती है, एट 2 मीटर, मींस बंता रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू संता। उनके बीच का जो डिस्टेंस है, संता के रिस्पेक्ट में बी की, यानी कि बंता की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, फॉर संता बंता इज एट रेस्ट, राइट। बट ये जरूरी नहीं है कि ये बस चल रही हो या रेस्ट पे हो। मान लीजिए कि ये बस चल भी रही है, सपोज बस इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर
पर आवर, तब भी संता को यही महसूस होगा कि बंता इज एट रेस्ट। मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं, उसे महसूस होगा। आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर सकते हो, सर अगर बस चल रही है तो संता भी चल रहा है, बंता भी चल रहा है, ठीक है, वो आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो, यू आर ऑब्जर्वर एंड यू आर स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, बट संता को ऐसा महसूस नहीं होगा। संता को क्या महसूस होगा, उसे ये महसूस होगा कि बंता तो भैया मेरे से 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो हम दोनों तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे ही हैं। संता को महसूस होगा बंता इज एट रेस्ट, और बंता को महसूस होगा संता इज एट रेस्ट। दोनों आपस में कुछ खाना पीना भी इंटरचेंज कर सकते हैं। बट सोचो अगर ये दोनों 50 किलोमीटर पर आवर से भाग रहे होते, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक रेस्ट पे दूसरा भाग रहा है, तो क्या वो चीजें एक्सचेंज कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। ये एक्सचेंज कब कर पा रहे हैं? जब ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, जब इन दोनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, एक की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में जब चेंज नहीं हो रही, तब हम कह सकते हैं कि वन इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर। राइट बच्चों? तो अगर कोई बाहर से इसे ऑब्जर्व करेगा, मान लीजिए यहाँ पे आप लोग हो, आप बाहर से देख रहे हो, आप कह रहे हो नहीं सर संता तो दौड़ रहा है, संता क्योंकि बस चल रही है तो संता बस के अंदर है, तो डेफिनेटली बंता एंड संता बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड एज दैट ऑफ बस, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो मैं क्या कहूंगा? यस, आई विल से यू आर राइट। तो अगर आप देखोगे तो आपके रिस्पेक्ट में कौन? बंता इज आल्सो इन मोशन, संता इज आल्सो इन मोशन, क्योंकि दोनों ही आपसे दूर जा रहे हैं। अगर आप यहां खड़े हो, बस आगे को जा रही है, तो दोनों ही आपसे दूर जा रहे हैं। आपके और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो आपके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्वर अब आप हो, आपके रिस्पेक्ट में संता या बंता की पोजीशन चेंज हो रही है। जब इनकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो आपको यही महसूस होगा कि बोथ आर इन मोशन। या मैं अगर स्पेसिफिकली मेंशन करूं तो मैं मेंशन कर सकता हूं कि बंता इज इन मोशन, तो आपको ये दिखाई देगा कि बंता मोशन में है। अब दो लोगों ने इसको ऑब्जर्व किया, एक अंदर बैठे हुए संता ने, दूसरा आपने ऑब्जर्व किया। संता को दिखाई दिया बंता इज एट रेस्ट, और आपको दिखाई दिया कि बंता इज इन मोशन। तो अब उसका एक्चुअल मोशन क्या है? सही जवाब क्या है? क्या लिखोगे? क्या बंता रेस्ट पे है या मोशन पे है? आप कहोगे रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। अब ये एब्सोल्यूट टर्म क्या होता है? ऐसा नहीं कि ये पक्का ही है, पत्थर पे लकीर है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। दोनों बातें बिल्कुल सही है। संता के रिस्पेक्ट में बंता इज एट रेस्ट एंड आपके रिस्पेक्ट में बंता इज इन मोशन। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमें वैसे ये पता है कि सनराइज हो रहा है, सनसेट हो रहा है, ठीक है, मतलब हम सुबह उठ के देखते हैं सनराइज होता हुआ दिखाई देता है, सनसेट होता हुआ दिखाई देता है। तो आपको तो ये लगता है कि भाई सन ही राइज हो रहा है, सन ही उठ के बाहर आ रहा है, सन ही घूम रहा है और सन ही वापस छुप रहा है। तो जबकि आप लोगों ने फिजिक्स में क्या पढ़ा है कि भी सन तो अपनी ही जगह पे रहता है, अर्थ उसके अराउंड घूमती है और अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करती है। अर्थ की अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने की वजह से दिन और रात बनते हैं। अर्थ की अपनी एक्सिस के अबाउट घूमने की वजह से आपको सनराइज या सनसेट महसूस होता है। तो सच्चाई देखो कितनी फर्क है। आप जो देख रहे हो आपको दिखाई दे रहा है सन आया सन गया, ठीक है, बट एक्चुअली क्या हो रहा है? अर्थ घूम रही है। तो ये सिचुएशन कैसे आती है? देखो आप अर्थ पे खड़े हो, ठीक है, यू आर ऑब्जर्वर, ठीक है, अर्थ के साथ आप भी घूम रहे हो, तो आप खुद को महसूस करते हो, ऑब्जर्वर खुद को ये महसूस करता है कि भैया आई एम एट रेस्ट और पूरी दुनिया मोशन में है। इस चक्कर में आप ये महसूस करते हो भाई मैं रेस्ट पे हूँ। आप खुद को कैसे महसूस करते हो? आप अपने आसपास की चीजों को देखते हो, दीवारों को देखते हो, बिल्डिंग्स को देखते हो, पेड़ों को देखते हो, वो आपके रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रही है, तो आपको लगता है भी सब कुछ ही रेस्ट पे है, हमारी मेरी आसपास की सारी दुनिया रेस्ट पे है, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक इकलौता सन ही है जो मोशन में है, वो ही सुबह उठता है और वही सुबह शाम को छिप जाता है। द कंसेप्ट इज ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से आपको देखता है
ठीक है, आप अपनी हिसाब से बाकी दुनिया को देखते हो, तो आपको ये लगता है कि सनराइज या सनसेट हुआ, बट एक्चुअल कंसेप्ट क्या है कि अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कर रही है और उसी की वजह से सनराइज या सनसेट हो रही है, राइट। तो गेम कहाँ पे आ रही है? गेम आ रही है कि ऑब्जर्वर कौन है। यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन था? सन था। तो सन था, ऑब्जर्वर है, तो उसके हिसाब से बनता है दैट रेस्ट। जब आप अर्थ के ऊपर ऑब्जर्वर हो तो आपके हिसाब से सन इज राइजिंग, सन इज सेटिंग, ठीक है। अगर आप बाहर से यहाँ पे देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा कि यू आर एट रेस्ट एंड बनता इज मूविंग। अच्छा, क्या अब आप सच में रेस्ट पे हो? क्या मैं आपको एब्सोल्युटली एट रेस्ट कह सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं बच्चों। आप किसके ऊपर हो? यू आर ऑन अर्थ। अगर आप अर्थ के ऊपर हो और अर्थ तो घूम रही है, तो अर्थ के साथ साथ आप भी घूम रहे हो। अर्थ के भी कई मोशंस हैं। अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट भी घूम रही है, अर्थ सन के अराउंड भी घूम रही है, तो अर्थ का मोशन कुछ ऐसा है। तो आप ये सारे मोशन एग्जिबिट कर रहे हो, पर आपको महसूस ही नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आप खुद को ऑब्जर्वर, खुद को रेस्ट पे मानते हुए बाकी दुनिया को यहाँ पे देख रहा है। राइट बच्चों? बढ़िया। नेक्स्ट वी हैव रेफरेंस पॉइंट। फिजिक्स में बच्चों हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्टडी करने के लिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट क्या मोशन में है या नहीं है, उसके लिए हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट का क्या मतलब है भी? उसके हिसाब से, उसके रिस्पेक्ट में ये बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट मूव किया या नहीं, ऑब्जेक्ट का कितना डिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त बाहर से पहली बार आपके घर आ रहा है, स्कूटर पे आ रहा है, उससे बेशक गूगल मैप्स लगा रखा है, बट फिर भी उसको आपका घर नहीं मिल रहा। घर के आसपास आके गूगल मैप जो है वो घबरा गया है, गूगल मैप बौंदर गया, जो कि अक्सर ही होता है ना। तो वो आपको कॉल लगाता है, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये फलानी दुकान के पास खड़ा हूँ, तो मुझे आना है, तो बताओ कैसे आऊँ। अगर ऐसा कर, थोड़ा आगे चल, राइट में चल, राइट में तुझे विवेका का बूथ दिखाई देगा, विवेका के बूथ से तू राइट टर्न कर ले। आगे जाएगा, तुझे एक लेफ्ट टर्न में एक कॉर्नर पे दुकान दिखाई देगी, ठीक है, किराना की दुकान दिखाई देगी, वहां से टर्न कर लगे। आगे तुम्हें एक गुरुद्वारा साहिब दिखाई देगा, वहां से बिल्कुल अपोजिट मेरा घर है, राइट। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हो? यू आर गिविंग रेफरेंस। आप बता रहे हो विवेका का बूथ वो आपके लिए रेफरेंस था। उसके बाद आपने बताया कि एक किराना की दुकान आ रही है, वो आपका रेफरेंस है। उसके बाद आपने बताया गुरुद्वारा साहिब के सामने वाला मेरा घर है, वो आपका रेफरेंस है। तो आप बताते हो कि किसके रिस्पेक्ट में कितना आगे पीछे जाना है। सो दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। बिना रेफरेंस पॉइंट के बात नहीं बनेगी। गूगल मैप्स के जब आप अपनी पोजीशन, अपनी लोकेशन शेयर करते हो तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ना, बड़े अजीब अजीब से डिजिट से आ जाते हैं। वो सारे डिजिट्स भी कंप्यूटर को या सिस्टम को ये बताते हैं व्हाट इज एग्जैक्ट पोजीशन, आपका लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, सभी कोऑर्डिनेट्स उस डाटा के अंदर छुपे रहते हैं, राइट। तो आपको क्या चाहिए? रेफरेंस। बिना रेफरेंस के आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे रोड के ऊपर भी हमारे पास इस तरह के कुछ माइलस्टोन्स लगे होते हैं। वैसे इनका नाम माइलस्टोन्स है, बट आजकल इनके ऊपर जो डिस्टेंसेस है बच्चों, वो माइलस्टोन्स में, माइल्स में मेजर नहीं किए जाते। एक माइल कितना होता है? 1 माइल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। आजकल ये डिस्टेंसेस किलोमीटर्स में मेजर किए जाते हैं, ना कि माइल्स में मेजर किए जाते हैं। यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 25, तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी आपकी लोकेशन है, मान लीजिए ये हम दिल्ली की बात कर रहे हैं कि आप दिल्ली जा रहे हो, तो दिल्ली अभी जिस जगह पे आप खड़े हो वहां से 25 किलोमीटर है। तो दिस माइलस्टोन, ठीक है, आपके लिए क्या है? रेफरेंस। यहाँ से 25 किलोमीटर आपको आगे जाना है, तो भाई साहब आपको दिल्ली मिल जाएगी। क्लियर? तो फिजिक्स में आपको क्या चाहिए होंगे? यू नीड रेफरेंस पॉइंट। आमतौर पे उन रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, जो भी आगे देखेंगे भी। उसको क्या बोलते हैं? उन रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन मीन्स यहाँ से हमने रेफरेंस पॉइंट लेना है। जैसे अगर मैं मार्क करूं कि ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे पोजीशन को 0 मानूंगा। जैसा कि बच्चों आप लोग ग्राफ्स में भी करते हो, यहाँ पे मैं पोजीशन को क्या मानूंगा? 0। फिजिक्स में x जो सिंबल है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट पोजीशन। इसका मतलब ये हो सकता है 0 मीटर या 0 किलोमीटर। यहाँ पे जो x लिखा है, आप x को क्या बोलोगे? पोजीशन।
आप बोलोगे पोजीशन और उस पोजीशन की वैल्यू इस इक्वालिटी के राइट साइड में लिख दोगे। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0 मीटर या सिंपली 0। कहां पर? पोजीशन के ऊपर। अगर पार्टिकल राइट में जा रहा है तो आप उसकी पोजीशन को पॉजिटिव बोलोगे। मान लीजिए आप कह रहे हो कि पार्टिकल किसी टाइम पे या ऑब्जेक्ट किसी टाइम पे ए पॉइंट पर था, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, ओरिजिन के राइट में था, तो आप कहोगे इसकी पोजीशन पॉजिटिव है। मान लीजिए ओरिजिन, जिसको हम जनरली ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, सपोज इट इज 50 मीटर, तो आप कहोगे ऑब्जेक्ट इज एट 50 मीटर। अगर ऑब्जेक्ट ओरिजिन के लेफ्ट में है तो यहाँ पर मान लीजिए ये 20 मीटर है, यू विल से दैट ऑब्जेक्ट इज एट -20 मीटर। यहाँ पर प्लस या माइनस साइन क्या बताते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिजिन के राइट में है या ओरिजिन के लेफ्ट में है। ये मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग बताया, आप ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग भी कह सकते हो। अगर आप वाई एक्सिस के अलोंग लेते हो बच्चों, तो आप यहाँ पे लिखोगे ओरिजिन में y इज इक्वल टू 0। अगर 0 से ऊपर जाओगे तो आपके पास y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर आप 0 से नीचे जाओगे तो आपके पास y की वैल्यू नेगेटिव आएगी। राइट बच्चों? तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव मेंशन करना होता है। जैसे कि इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर डायरेक्शन इस चैप्टर में जब हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे, वेलोसिटी यूज करेंगे, एक्सेलरेशन वर्ड यूज करेंगे, तो हमारे पास डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पर प्लस माइनस साइन यूज करते हैं। हम ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट राइट को जा रहा है या ऑब्जेक्ट लेफ्ट को जा रहा है, उसे मेंशन करने के लिए प्लस या माइनस साइन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट हमारे पास क्या है? इट इज अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, विच मे बी स्टेशनरी और विच मे बी मूविंग, विच इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए जिसे हम यूज करते हैं, दैट रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। देखो बेटा, अगर मैं पिछली एग्जांपल में जाऊं तो पिछली एग्जांपल में हमने क्या बात की थी? कहां गया? अरे मेरे को लगता है कि मैंने इरेज कर दिया। चलो, तो पिछले एग्जांपल में बच्चों हमने क्या बात की थी कि संता किसको ऑब्जर्व करे? बंता को। अब संता तो मोशन में है, तो संता भी क्या रेफरेंस पॉइंट हो सकता है? यस, हमने कहा कि फिक्स पॉइंट लेना है, बट दैट मे बी मूविंग पॉइंट। तो संता इज अ मूविंग पॉइंट, ठीक है। तो उसके रिस्पेक्ट में बंता को स्टडी किया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ से आप मान लो आप बाहर खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो, तो आप मान सकते हो भी आप स्टेशनरी हो, ठीक है। हालांकि मैं ये बार-बार कह रहा हूँ, रेस्ट या मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स। किसी रिस्पेक्ट में आप भी मोशन में हो सकते हो, किसी दूसरे रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे भी हो सकते हो, राइट। तो जो आपका फिक्स पॉइंट है, दैट मे बी स्टेशनरी और दैट मे बी मूविंग, एंड इसका काम क्या है? इसका काम है हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताना कि ऑब्जेक्ट उस रेफरेंस पॉइंट से कहां पे है। जैसे अगर मैं ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेता हूं, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 50 मीटर, तो मुझे समझ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट इज ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फ्रॉम ओरिजिन, राइट। अगर मैं लिखता हूं -20 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ओरिजिन के लेफ्ट में 20 मीटर के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ऑब्जेक्ट वहां पर है। सो रेफरेंस पॉइंट क्या है? इट इज ए फिक्स पॉइंट। हम लोग, ठीक है, यहाँ पर 9th क्लास के लेवल के हिसाब से फिक्स पॉइंट टर्म से ही काम चला लेंगे, हमें मूविंग ऑब्जेक्ट ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज ए फिक्स पॉइंट विच इज जनरली स्टेशनरी एंड विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए जिस रेफरेंस पॉइंट को यूज किया जाता है वही हमारा ओरिजिन भी रहेगा। अब रेस्ट टर्म का मीनिंग क्या है बच्चों? देखो, हालांकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बट डेफिनेशंस आपके स्कूल एग्जाम में आपको डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। सो यू मस्ट लर्न दीज डेफिनेशंस। वीडियो पॉज करके इन्हें याद कीजिए। किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कब कहा जाएगा? जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट विद द पैसेज ऑफ टाइम।
टाइम आगे बढ़ रहा है बट किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट if its position does not change with respect to a reference point with the passage of time। आमतौर पे हम इन बिल्डिंग्स को, ट्रीज को हम लोग कह सकते हैं कि these are at rest। ये कॉमन लाइफ में इस तरह के एग्जांपल्स रहती हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ट्री या बिल्डिंग अपनी सराउंडिंग के आसपास के रिस्पेक्ट में इनकी पोजीशन चेंज नहीं होती, राइट? तो these may be taken as objects at rest। ठीक है, अदरवाइज परफेक्ट डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज ना हो विद द passage of time then object is said to be at rest। आम जिंदगी में हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कब कहते हैं? जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, सड़क पे कार चल रही है तो कार की पोजीशन बिल्डिंग्स के रिस्पेक्ट में, सड़क के ऊपर लगे हुए पेड़ों के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो हम कहेंगे कार इज इन मोशन। हाँ, वो बात अलग है कि संत और बंता कार में ही बैठे हैं, उन दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो दे विल फील दैट बोथ ऑफ देम आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, राइट? बट इन जनरल हम यही कहेंगे चलती हुई कार हमें मोशन में दिखाई दे रही है क्योंकि उसकी पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, राइट? सराउंडिंग में आसपास खड़े हुए पेड़, बनी हुई बिल्डिंग्स, उनके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। आइडियल डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या कहेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, सेड टू बी इन मोशन, सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस, ठीक है, with respect to a reference point with the passage of time। टाइम के साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती चली जाए then object is said to be in motion, then object is said to be in motion। हमारी एनसीईआरटी में पेज नंबर 72 के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिसमें मोशन को बताया गया है कि इस तरह के ऑब्जेक्ट्स का मोशन होता है, जैसे बर्ड्स, ठीक है, जो फ्लाई कर रही हैं, फिश स्विम कर रही है, उनकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही है। हमारी वेन्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है। एटम्स भी रेस्ट पे नहीं होते, एटम्स भी या मॉलिक्यूल्स भी लगातार यहाँ तो मूव करते हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते हैं और किसी सॉलिड या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी ही पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं और पूरी की पूरी गैलेक्सीज भी मोशन में है। प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं और सन भी मोशन में है और पूरी की पूरी गैलेक्सीज भी मोशन में है। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मोशन एज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी एट पेज नंबर 72। Okay, whether the walls of your classroom are at rest or in motion? बोलिए, आंसर करिए। देखो भाई, आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, रेस्ट पे हो, तो आपके आसपास की दीवारें आपको क्या दिखाई देंगी? रेस्ट पे दिखाई देंगी, ठीक है। आप यूं भी कह सकते हो कि यू नीड टू फिक्स अ रेफरेंस पॉइंट। आपने ग्राउंड पे एक रेफरेंस पॉइंट फिक्स कर दिया, अब उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से दीवारें अपनी जगह चेंज करने वाली नहीं है, तो आपके रिस्पेक्ट में, ठीक है, या उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वॉल्स हैं दैट आर एट रेस्ट। हाँ, आप चलना शुरू कर दो तो अब आप खुद को रेफरेंस मान लो तो आपको दीवारें चलती हुई महसूस होंगी। देखने में पहली बार में, डाइजेस्ट करने में बड़ा अजीब लगेगा, बट दिस इज अ फैक्ट। फिजिक्स में एग्जैक्टली यही बोलेंगे कि भैया आप एक्चुअली आपने दौड़ना शुरू किया, बट आप क्या देखोगे? ओ, क्लासरूम पीछे चला गया। आप ये नहीं कहते मैं आगे निकल गया, आप कहते हो क्लासरूम वो रह गया पीछे, निकलिए आगे, है ना? तो आप खुद को रेफरेंस मान रहे हो, आपके रिस्पेक्ट में तो भैया कमरा पीछे ही चला गया है, राइट? तो आप ध्यान रखना कि जो मोशन या रेस्ट है वो दोनों ही एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। कौन देख रहा है? दैट विल डिसाइड whether an object is at rest or is in motion. It is the only reference point that decides whether an object is at rest or in motion. Okay, have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? ये बड़ा ही जबरदस्त फिनोमेना होता है, इल्यूजन होती है। आप ट्रेन में बैठे हो, अचानक से लगा भैया आपकी ट्रेन चल पड़ी, या कार में बैठे हो, ठीक है, बस में बैठे हो, आप बैठे हो, आप बोल रहे मेरी बस चल पड़ी है,
बट थोड़ी देर बाद आपको एहसास होता है नहीं वो पास वाली बस चली थी, बट आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपकी बस चल पड़ी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट है रेफरेंस पॉइंट का, ठीक है। आप वो सिर्फ उस बस या ट्रेन को देख रहे थे, जिसकी वजह से इस तरह की कंफ्यूजन मन में आती है। ओके, नेक्स्ट वी हैव an object may appear to be moving. An object may appear to be moving for one person and may be stationary for some other person. ये बात बच्चों हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। क्या मतलब है इस लाइन का? संता बनता की बेस्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भाई एक के रिस्पेक्ट में बनता, संता के रिस्पेक्ट में बनता रेस्ट पे है, और बाहर खड़े आपके रिस्पेक्ट में बनता इज इन मोशन। अगर इस पेड़ के रिस्पेक्ट में आप देखो तो ट्रेन में बैठा हुआ एक बंदा, ट्रेन में बैठा हुआ ये ड्राइवर क्या दिखाई देगा आपको? मोशन में। बट मान लीजिए इस ड्राइवर के साथ एक असिस्टेंट है, को ड्राइवर है, ये दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो बोथ विल feel that they are at rest with respect to each other, right? तो there is nothing like absolute term, दुनिया में कुछ भी पक्के तौर पे जिसे हम कह सके कि वो रेस्ट पे है या जिसे हम कह सके मोशन में है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये शुद्ध आपके रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करेगा, आप किसे देख रहे हो और कहाँ से देख रहे हो, राइट? लेक्चर के शुरू में ही मैंने एक टर्म यूज की थी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और जो फिजिक्स के किसी न किसी फॉर्मूले में आती है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, इंपल्स, फोर्स, एक्सेलरेशन, प्रेशर, ऑल द करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ऑल दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इनको हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और हम इनको इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे इस कमरे की लेंथ मेजर करनी हो तो आई कैन यूज अ स्केल, आई कैन यूज अ मेजरिंग टेप एंड आई कैन मेजर लेंथ। मैं तो डायरेक्ट मेजरमेंट कर सकता हूँ। अब अगर मुझे अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस मेजर करना है तो मेरे पास मेजरमेंट का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। मैं एक मेजरिंग टेप लेके अर्थ से सन तक नहीं जा सकता, बट मुझे ये पता है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। तो अब नेचुरली कोई भी साइंटिस्ट है एक मेजरिंग टेप लेके तो अर्थ से सन तक नहीं गया होगा। आपको बुखार हो गया, आपने थर्मामीटर लगाया, क्लिनिकल थर्मामीटर लगाया, टेम्परेचर मेजर कर लिया। अब सन का टेम्परेचर भी हमें पता है, सन के सरफेस का टेम्परेचर 5800 केल्विन है। अब ये तो नहीं हुआ होगा कि किसी साइंटिस्ट ने ये कहा होगा कि सन बेटा मुंह खोलते हैं, टेम्परेचर मेजर करना है, उसमें थर्मामीटर डाल दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर हुआ, सन का टेम्परेचर कैसे मेजर हुआ? तो वी यूज इनडायरेक्ट मेथड्स, नॉट डायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के दो तरीके हो सकते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। कोई भी मेथड यूज करिए, अगर आप उसे मेजर कर सकते हो और वो किसी ना किसी फिजिक्स के फॉर्मूला में अपीयर होती है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब हम बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये स्केलर क्वांटिटी क्या है भाई? ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ मात्रा है, जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। जैसे ये मैग्नीट्यूड शब्द भी क्या है? मैं कहता हूं भैया किसी पर्सन का जो मास है वो 70 kg है, क्या मैं ऐसा कहूंगा कि उसका मास 70 kg टूवर्ड्स नॉर्थ है? मजाक कर रहे हो सर, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। क्या मैं ऐसा कहूंगा कि मुझे आपकी क्लास को पढ़ाते हुए मान लीजिए 20 मिनट हो गए, तो मैं आपको ये कहूंगा कि मुझे जो टाइम अभी तक हुआ है वो 20 मिनट है इन अपवर्ड डायरेक्शन? बेतुकी बात है। तो टाइम को बताने के लिए किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें किसी ऑब्जेक्ट का मास बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। ये जो हमने लिखा है बच्चों, this 70 kg is called magnitude. I will say magnitude of mass is 70 kg. I will say magnitude,
क्योंकि टाइम की है ही मैग्नीट्यूड है, तो उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है 20 मिनट। ठीक है, इन चीज़ों में मास या टाइम वाली फिजिकल क्वांटिटी में मुझे डायरेक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दीज वैल्यूज, जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड को वैल्यू समझिए, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज एसोसिएटेड विद अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? ऐसी क्वांटिटी जिसको प्रॉपरली समझाने के लिए, डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कुछ और कंडीशंस भी होती हैं, बट वो 9 तक इतना काफी होता है। ठीक है, वी नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं फोर्स, मैं ये कह सकता हूं कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स 60 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी। अभी आप पूछ सकते हो सर 60 न्यूटन फोर्स कैसे लगाई? ठीक है, इस पेन के ऊपर 60 न्यूटन फोर्स नीचे को लगाई या इस पेन के ऊपर 60 न्यूटन फोर्स ऊपर को लगाई, राइट को लगाई या लेफ्ट को लगाई? आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका हक बनता है। यानी कि ऐसा पूछने में कोई बुराई नहीं है, और हर बार जब आप ऐसा पूछ रहे हो तो आप मेरे से फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहे हो। इट मीन्स दैट फोर्स के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। 60 न्यूटन तो है ही है, 60 न्यूटन इसकी वैल्यू है, यानी कि 60 न्यूटन इसकी मैग्नीट्यूड है, बट इसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएटेड हो जाएगी बच्चों। ठीक है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये टूवर्ड्स नॉर्थ है, टूवर्ड्स साउथ है, ऊपर है, नीचे है, राइट है, लेफ्ट है, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा, राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आपको दोनों चीजें चाहिए होंगी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। नेक्स्ट वी हैव डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता है। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ हिंदी, ठीक है, ऑब्जेक्ट ने जितना भी डिस्टेंस कवर किया, एक जगह से दूसरी जगह तक गया, उस पूरे पाथ की जो लंबाई है, उस पूरे पाथ की जो लंबाई है वो क्या है? पाथ लेंथ। मान लीजिए ये एक सड़क थी, ठीक है, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था। लो जी, तो ये सड़क है, रास्ता है, रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था। तो यहाँ से हमारे गुरुदेव चल पड़े, गुरुदेव संता सिंह चल पड़े। संता जी यहाँ से चल रहे हैं, ये सड़क लहराती बल खाती हुई यहाँ तक पहुंची, राइट। तो आपने इस पूरी सड़क की लेंथ मेजर कर ली, आपने जो मेजरिंग टेप लिया इसके साथ साथ चिपकाते चिपकाते पहुंच गए यहाँ तक। आपने देखा भैया ये मेजरिंग टेप ने इस रास्ते की लेंथ कितनी मेजर की है? 100 मीटर। तो आपके लिए डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर संता कम्स आउट 100 मीटर। Total path length covered by moving object is called distance, right? ये डिस्टेंस है। अब संता सिंह कहता नहीं भाई, मैं तो कच्चे रास्ते से जाऊंगा। तो भाई साहब बंदा मनमोजी था, वो कच्चे पक्के रास्तों से घूमता घुमाता यहाँ पे उस जगह पे पहुंचा। संता हमारा भाई जो है वो ए पॉइंट से चलता है और बी पॉइंट पे पहुंचता है, बट दूसरी बार खेतों में से होता हुआ, कच्चे पक्के रास्तों में से होता हुआ ए से बी तक पहुंचा। क्या इस बार उसका डिस्टेंस 100 मीटर होगा? जी नहीं। इस बार डेफिनेटली डायग्राम से समझ आ रहा है कि उसकी जो पाथ लेंथ है, जो उसने डिस्टेंस कवर किया है या पाथ लेंथ है, वो 100 मीटर से ज्यादा होगी। तो मैंने मान लिया कि इट इज 200 मीटर। तो वी अज्यूम दैट पाथ लेंथ इन दिस केस इज 200 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय मिस्टर संता इज 200 मीटर, राइट। तो अब ये बताइए ए से बी तक जाने में संता कितने रास्ते फॉलो कर सकता है? पाथ लेंथ की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? आंसर इज इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज। देखो बच्चों कैसे, संता भैया यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, संता यहाँ से भी ऐसे जा सकता है, संता कहीं से भी ए से बी पॉइंट तक पहुंच सकता है। तो हर बार आपके पास लेंथ, पाथ लेंथ अलग अलग आएगी। द पॉइंट इज कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए एक फिक्स डिस्टेंस नहीं है। दे मे बी इनफाइनाइट वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन कि ऑब्जेक्ट या पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता कैसे है, राइट। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो बेटा, वही कहानी दोबारा से लेते हैं। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। तो संता सर हमारे कुछ ऐसे रास्ते के ऊपर गए थे और इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया था? 100 मीटर। स्टार्ट कहाँ से किया था? ए पॉइंट से। यहाँ से स्टार्ट किया, मैं उसे कह सकता हूँ दिस इज इनिशियल पोजीशन। तो ए पॉइंट जो है वो इनिशियल पोजीशन है। बी पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों? बी पॉइंट रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये है हमारे पास कहानी, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब मैं ये कहता हूं कि भाई साहब एक काम करो, डायरेक्ट पहुंचो। देखते हैं, एक मिनट मुझे दीजिए। हाँ जी, क्या मैं कुछ ड्रॉ कर पाऊंगा? ये ड्रॉ करना चाहता हूं, इसमें मैं कलर चाहता हूं वाइट। चलिए, ये भैया इसने क्या बना दिया। मैं कहां से कहां तक जाना चाहता हूं? ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। बट ए पॉइंट से बी तक बिल्कुल सीधा तीर जैसा जाना है भाई, बिल्कुल सीधा, डायरेक्ट, सीधा रास्ता। कहां से शुरू करना है? इनिशियल पॉइंट से। कहां खत्म करना है? फाइनल पॉइंट पे। रास्ते में कोई मोड़ वोड़ नहीं आना चाहिए, आपको कर्व पाथ फॉलो नहीं करना है। डायरेक्ट फ्रॉम ए टू बी। ए मीन्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब बताओ, इस बार जो ए बी है, जो व्हाइट कलर से एरो बनाया गया है ए बी, उसकी लंबाई क्या 100 मीटर से कम होगी या ज्यादा होगी? डेफिनेटली कम होगी। चलिए मान लेते हैं कि ये वैल्यू आती है मेरे पास 70 मीटर। अब ध्यान से देखिए कि जो शब्द यहाँ पे लिखेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम, छोटे से छोटा डिस्टेंस, ए से बी तक, इस लाइन ए बी लाइन के अलावा कोई और इससे छोटा डिस्टेंस हो सकता है क्या? वैल्यू 70 मीटर से कम हो सकती है? सोच के देखिए, अगर ये बंदा इधर से जाए, क्या ये जो दो रास्ते मैंने और बनाए, जो पहला ग्रीन से बना रखा है, इनकी लेंथ 70 मीटर से कम हो सकती है? नहीं हो सकती। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हमारी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। मेजर्ड फ्रॉम, स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। कहाँ तक लेके जाना है? अप टू फाइनल पोजीशन। तो ये देखो, स्टार्ट इनिशियल और खत्म कहाँ पे किया? फाइनल पोजीशन पे। तो ये हो गया मेरे पास 70 मीटर इस एग्जांपल में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। राइट बच्चों, तो हमारी इस एग्जांपल में ए बी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। राइट, आप इसको सिंपली ऐसे देख सकते हो, भाई आप जहाज में जा रहे हो, ठीक है, आपका एरोप्लेन सीधा आपके घर से, या जो भी आपने क्या कहते हैं, यहां से भी आपने एरोप्लेन बोर्ड किया है, उस पॉइंट से, जहां से एरोप्लेन बोर्ड कर लिया, वहां से लेके सीधा दूसरा जहां तक आपको जाना था, वहां तक सीधी लाइन में जाता है। तो वो जो सीधी लाइन आएगी, उसकी जो लेंथ आएगी, दैट विल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, शब्द देखो बेटा, मेरी बात सुनो, जो डिस्प्लेसमेंट है ना बेटा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें ना डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट कैसे है, समझिए। मैं ये कहता हूं कि ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी तक गया, मुझे ए से बी मेंशन करना है, स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन मेंशन करनी है। डिस्टेंस में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है। मैं कहूंगा, अगर डिस्टेंस की बात करूंगा, डिस्टेंस जो था पहले केस में ए से बी तक का जो डिस्टेंस था, वो मैं लिखूंगा 100 मीटर, ठीक है, ये ऊपर वाला ग्रीन वाला पार्ट। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, तो मैं लिखूंगा 70 मीटर फ्रॉम ए टू बी। तो आई विल मेंशन 70 मीटर फ्रॉम ए टू बी, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम ए टू बी। ये जो ए टू बी लिखा हुआ है ना बच्चों, यही तो डायरेक्शन बता रहा है, यही तो हमें डायरेक्शन बता रहा है भाई साहब। ये बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है। ये पार्ट क्या आ गया? वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है? 70 मीटर। हम टेक्निकली इसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज मैग्नीट्यूड। हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है? 70 मीटर। और उसकी डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? डायरेक्शन को हम कहते हैं फ्रॉम ए टू बी। डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, एंड
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 70 मीटर। डिस्टेंस को डिस्कस करते हुए मुझे ए टू बी मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। अच्छा, क्या ऐसा संभव है कि किसी सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाएं? यस, अगर एक ऑब्जेक्ट जा ही सीधा ए से बी तक ही सीधा गया है, तो मान लीजिए ये लेंथ है 150 मीटर, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 150 मीटर। और मेरे पास इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 150 मीटर फ्रॉम ए टू बी, 150 मीटर फ्रॉम ए टू बी। बट मुझे 150, सिर्फ 150 की बात करनी है। तो 150 मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 150 मीटर। अब मुझे ए टू बी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बात ही सिर्फ मैग्नीट्यूड की कर रहा हूँ, मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है। मैं सिर्फ क्या लिख रहा हूँ? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच कम्स आउट 150 मीटर। अब इतना बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिख के इसके आसपास ये दो वर्टिकल लाइंस खींच देते हो, तो ये दो वर्टिकल लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं? दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। ये बोल रही हैं, ये दो वर्टिकल लाइंस बोल रही हैं कि सर जी, अभी हम सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसा अक्सर हमें जरूरत पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस 150 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर फ्रॉम ए टू बी, क्या ये दोनों बराबर है? बोलिए, मैसेज में डालिए। आंसर इज नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि ये 150 मीटर है, इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड ही नहीं है, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। जबकि डिस्प्लेसमेंट के साथ यहाँ पर क्या है? डायरेक्शन भी जुड़ी हुई है। तो मैं इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकता, एक स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर मैं किसे बराबर कह रहा हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Distance is equal to magnitude of displacement. Distance is equal to magnitude of displacement. Exactly displacement के बराबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड के बराबर है, राइट बच्चों? ओके, तो ये मेरी अपनी पुरानी कार की पिक है, उसमें मैंने एक इसकी ओडोमीटर की फोटो खींची थी, ठीक है। और इस खुशी में खींची थी कि गाड़ी ने 1 लाख किलोमीटर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। शायद आप देख पाओ, ठीक है, थोड़ा क्लियर हो। तो यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर कवर हुए हैं, राइट। यहाँ पे फिर कुछ देर बाद जब मैंने पढ़ाना था, तब दोबारा से एक बार फोटो खींची। अब बच्चों बात को समझिए, यहाँ पे देखिए, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ODO लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखा हुआ है 1000000 और छोटा सा पिद्दू सा करके लिखा हुआ है किलोमीटर। ये जो हिस्सा है, ये चौस डिब्बा जो है, इसको हम कहते हैं ओडोमीटर। ओडोमीटर हमें बताता है हमारे व्हीकल ने, हमारी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, राइट। इट टेल्स अस द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल, ठीक है। तो ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो बताती है डिस्टेंस कवर हो गया। मैंने किसी दिन, ठीक है, 1 तारीख को मान लीजिए ये रीडिंग ली और 10 तारीख को मैंने ये रीडिंग ली, तो इस दौरान 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक मेरी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो ये लिखा हुआ 1,13,18 किलोमीटर, ये लिखा हुआ 1 लाख किलोमीटर। तो इस दौरान जो मेरी गाड़ी ने डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है, दैट कम्स आउट 1318 किलोमीटर। इन दो रीडिंग्स को मैंने माइनस कर दिया, आई गॉट माई आंसर, राइट। इन दोनों को माइनस किया, मुझे पता लग गया कि मेरी गाड़ी ने इस टाइम के दौरान कितना डिस्टेंस मेजर किया। तो ओडोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज की जाती है, राइट। अब हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से स्लाइड और होनी चाहिए, अरे नहीं, तो चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा सा फटाफट से करेंगे। डिस्टेंस क्या है?
टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? टोटल पाथ लेंथ। ये आपके स्कूल एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस को साथ में मेंशन कर दिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, डायरेक्शन मेंशन करनी जरूरी है, फ्रॉम इनिशियल टू पेंशन, इनिशियल टू फाइनल। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है इट विल ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज इंक्रीज फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, सीधा जा रहा है, डजेंट मैटर, इसकी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, may increase और may decrease for a moving object। ठीक है, for a moving object। इसका मतलब क्या है? इसको एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, लीजिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो A से B तक गया और उसने 100 मीटर कवर किए, फिर ये वापिस B से C तक आ गया और इसने 40 मीटर कवर किए। अब अगर मुझे डिस्टेंस लिखना हो तो इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ होगी A से B, B से C। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इज 100 मीटर प्लस 40 मीटर, विच कम्स आउट 140 मीटर। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? इनिशियल पोजीशन यानी कि A टू द फाइनल पोजीशन, यानी कि A से C तक। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इट विल बी हाउ मच? 100 माइनस 40 यानी कि 60 मीटर। और डायरेक्शन में लिखनी हो तो लिखेंगे फ्रॉम A टू C, ये डायरेक्शन आ जाएगी। अगर मुझे सिर्फ लिखनी हो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये कितनी आ जाएगी बच्चों? 60 मीटर। अब मुझे डायरेक्शन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब बात को जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करता A से B तक, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ A से B तक कैलकुलेट करता तो वो 100 मीटर आता। कुछ देर बाद मैंने कैलकुलेट किया तो वो A से C तक हो गया और वो मेरे पास बच गया 60 मीटर। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड ओनली। तो यहाँ पर पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट A से B तक बढ़ रहा है और उसके बाद कम हो रहा है, जबकि डिस्टेंस के साथ कभी ऐसा नहीं होगा, डिस्टेंस तो पक्का से ही बढ़ता चला जाएगा। राइट, जो डिस्टेंस है बेटा वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो। ठीक है, इस बात को हम लोग समझेंगे। ये क्या हो रहा है? मान लीजिए ऑब्जेक्ट गया A से B तक, ठीक है, और वापिस आ गया B से A तक। ठीक है, B यहाँ पे लिख लेते हैं और अनडू। और एक मिनट, ये क्या हो रहा है भाई साहब? ये बहुत बड़ा हाँ जी, बढ़िया है। तो A से B तक ये मान लेते हैं 50 मीटर और ये भी मान लेते हैं 50 मीटर। अब ऑब्जेक्ट A से B तक गया और B से A तक वापस आ गया, तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 मीटर प्लस 50 मीटर यानी कि 100 मीटर, जो कि पॉजिटिव ही आएगा। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट जीरो। इनिशियल पोजीशन भी A है और फाइनल पोजीशन भी A है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ड्रॉ किया गया वेक्टर। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक का आपको डिस्टेंस मेजर करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल भी A है, फाइनल भी A है, तो डेफिनेटली इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो मैंने आपको समझाया कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। अब नेगेटिव कैसे हो सकता है, इस बात को समझिए। मान लीजिए ये मेरे पास ओरिजिन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट पहले गया O से A तक 50 मीटर,
फिर ये मान लीजिए वापिस आ गया ए से बी तक। अब ये ओरिजिन को क्रॉस करके दूसरी तरफ आ गया और यहाँ पर ये वैल्यू मान लीजिए मेरे पास -100 मीटर है। दिस इज -100 मीटर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इस केस में ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक होगा? ओ से लेके बी तक। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो ये तो इतना ही होगा। अब क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट में है तो आपको माइनस साइन भी लिखना पड़ेगा। तो आपको इस केस में डिस्प्लेसमेंट को लिखना पड़ेगा -100 मीटर। नेगेटिव साइन गिव्स डायरेक्शन, ये हमें बताता है डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या बता रहा है कि इस बार जो ऑब्जेक्ट है इट मूव टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्शन बताता है भाई ऑब्जेक्ट किधर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर नेगेटिव साइन आता है तो वो डायरेक्शन को बताएगा, डिस्टेंस में नेगेटिव साइन कभी आएगा ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास हो सकता है भाई लास्ट पॉइंट होगा डिफरेंस का। कहाँ लिखें? चलिए यहीं कहीं फिट कर देते हैं। जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा ये बताइए दोनों बराबर कब होंगे? जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाएगा, सीधा ए से बी तक जाएगा, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, कोई कर्व पाथ फॉलो नहीं किया, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, राइट? बाकी सभी केसेस में जब ऑब्जेक्ट घूम फिर के जा रहा है, कोई कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे और डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देख लो, अगर पार्टिकल कर्व पाथ फॉलो करता है, कोई टर्न लेता है, तो उस केस में डिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर स्कूल एग्जाम्स। तो अच्छे से ये डिफरेंस को समझ लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बच्चों हमारी सफिशिएंट बात हो चुकी है, इसकी अब जरूरत नहीं है। ये आपका जितना मुझे याद है लिखा भी हुआ है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आने के बड़े ज्यादा चांसेस हैं। एनसीईआरटी पेज नंबर 74 है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। तो ये आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है, फार्मर इसकी बाउंड्री के आसपास मूव करता है 10 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, देखो बेटा, इस बाउंड्री की जो साइड है वो है 10 मीटर। स्क्वायर बाउंड्री है, स्क्वायर है फील्ड, और हर साइड कितनी है? 10 मीटर, राइट? और ये 10 मीटर कितनी देर में कवर करता है? नहीं, पूरी बाउंड्री के अलोंग मूव करता है 40 सेकेंड्स में। यानी कि ये ऐसे घूम के यहाँ तक वापिस आ जाता है 40 सेकेंड्स में। दोबारा से पढ़ लेते हैं। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? लो बच्चों, ऐसा कर लेते हैं, इस पॉइंट ए को मान लेते हैं कि भैया ये इसकी क्या है? इनिशियल पोजीशन। ये जो मैं क्वेश्चन करना आपको सिखा रहा हूँ, ये जैसे पेपर में आपको लिख के आना है वैसे ही है। पहले आप ये डायग्राम बना लीजिए, आप एक स्क्वायर फील्ड बना लीजिए, उसकी साइड्स को मेंशन कर दीजिए, ए पॉइंट मेंशन कर दीजिए, उसे मान लीजिए क्या है? ये उसका इनिशियल पोजीशन। तो आप लिखिए टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 40 मीटर इज इक्वल टू 40 सेकेंड। 40 मीटर कैसे बेटा? देखो, स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड कितनी है? 10 मीटर। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। इस पूरी बाउंड्री पे घूम रहा है, पूरी बाउंड्री की लेंथ कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। तो 40 मीटर ये 40 सेकेंड में मूव कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट? अब गिवन टाइम कितना है? जिस टाइम में हमें कैलकुलेशन करनी है, गिवन टाइम कितना है हमारे पास? वो है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। 2 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 60 प्लस 20 सेकेंड एक्स्ट्रा दिए हुए थे, तो ये हो गया 140 सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि 140 सेकेंड में उसने कितना
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमें डिस्टेंस। देखो क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड को मैंने समझाया था, मॉड में डाल सकते हैं। ठीक है, सेकंड, डिस्टेंस पूछा नहीं है, मैं खुद से कैलकुलेट करवा दूंगा कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया। चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर में आपको ऐसे ही लिख के आना है कि आपको क्या गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है और इसका सोल्यूशन क्या बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो यूनिटी मेथड लगा रहा हूं कि 1 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में कवर करता है। तो इसका मतलब 140 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, बोलो 140 मीटर। यानी कि ये बात तो पक्की है कि डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा दैट विल बी 140 मीटर, एज 1 मीटर इज कवर्ड, 1 मीटर इज कवर्ड इन 1 सेकेंड। ये बात क्लियर है। चलिए अब ये देखते हैं कि 140 मीटर कवर करने के बाद आखिर ये बंदा पहुंचेगा कैसे, कहां पे पहुंचेगा। देखो जब ये एक चक्कर पूरा करेगा तो ये 40 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, 40 मीटर के बाद वापस यहीं पे आ गया। तो 2 कवर करेगा तो 80 हो गए, 3 कवर करेगा तो 120 हो गए, 3 कवर करेगा, 3 राउंड्स पूरे करेगा तो 120 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। राइट, अब इसके आगे जरा ध्यान से, मैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ रहा हूं। 140 मीटर को मैं 120 मीटर प्लस 20 मीटर लिख रहा हूं। तो ये 120 मीटर का मतलब होगा कि इसने 3 राउंड्स कंप्लीट कर लिए। अब चौथे राउंड की बात करते हैं। चौथे राउंड में क्या वो पूरा राउंड कर पाएगा या नहीं? नहीं भैया, अभी बचा कितना है, सिर्फ 20 मीटर। तो चौथे राउंड में तो ये इतना ही पहुंच पाएगा, ए पॉइंट से चल के ये डायगोनली अपोजिट इस सी पॉइंट तक ही पहुंच पाएगा। 20 मीटर बचे थे, 10 मीटर आगे को, 10 मीटर ऊपर को, तो यहाँ पे ए से सी तक पहुंचते पहुंचते इसके 140 सेकंड भी पूरे हो जाएंगे। जो इसने डिस्टेंस 140 मीटर का कवर करना था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। द पॉइंट इज, जो समझने वाली बात है कि भाई 140 सेकंड में इसने 3 राउंड कंप्लीट किए और 4th राउंड अभी आधा ही पूरा हुआ था। बंदा इस फील्ड के डायगोनली अपोजिट एंड तक ही पहुंचा था, बस खत्म। हमें क्या ढूंढना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन सी है, वहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सीधी लाइन ज्वाइन कर दो, यही रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसके बाद आपको लगानी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम। देखो बच्चों, यहाँ पे ये लेंथ कितनी है, इधर 10 मीटर, इधर भी कितनी है, 10 मीटर। तो आपको ये पाइथागोरस लगानी है। अगर मैं इसे x मान लूं तो x की वैल्यू मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। x तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज है, तो ये मेरे पास 100 प्लस 100 200 हो जाएगा। इसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये 10√2 बन जाएगा। √2 मेरे पास होता है 1.414। आप लोग इस वैल्यू को याद रखो तो काफी अच्छा होगा। ये 14.14 मीटर आ गया। यानी कि इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड आएगी दैट विल बी 14.14 मीटर। नेक्स्ट, अ वुमन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। लो जी, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात हो रही है, तो पहले ये मार्क कर लेते हैं। दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। क्या दिया हुआ है, A woman travels a distance of 1 meter towards north. लो जी, 1 मीटर ट्रेवल करवा दो बंदी को टूवर्ड्स नॉर्थ। लो जी, ये 1 मीटर ट्रेवल कर लिया इसने टूवर्ड्स नॉर्थ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। लो जी, बंदी को 2 मीटर आगे ले जाओ टूवर्ड्स ईस्ट। फाइनली 3 मीटर टूवर्ड्स साउथ, 3 मीटर टूवर्ड्स साउथ। ये 3 मीटर टूवर्ड्स साउथ आ गया। बंदी चली कहां से थी, ए पॉइंट से, ए से बी पहुंची, बी से सी और फाइनली डी तक पहुंच गई। आपको क्या ढूंढना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम बनाइए, डिस्टेंस देखिए,
अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो वो होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो ये ए से बी तक गई, बी से सी तक गई और फिर सी से डी तक गई। ए से बी तक 1 मीटर है, बी से सी तक 2 मीटर, सी से डी तक 3 मीटर, टोटल पाथ लेंथ हो गई 6 मीटर। सेकेंड पार्ट है आपको ढूंढना है डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली सही होगा कि आपको ढूंढना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो बेसिकली अब आपको एडी ढूंढना है। यू आर गोइंग टू फाइंड आउट एडी इन दिस केस। एडी कैसे ढूंढोगे बच्चों? देखो, आपके पास एडी ढूंढने के लिए ये ट्रायंगल रेफर करनी पड़ेगी, मैं उसे शेड कर रहा हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपको एडी मिल जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस फिर से लगाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ जो है, क्या ये 2 मीटर के बराबर होगी? यस। ये पूरी लेंथ मेरे पास कितनी थी? 3 मीटर। इधर ये लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो नीचे ये जो बची हुई लेंथ है ये कितनी है? 2 मीटर, राइट। तो इस शेडेड वाली ट्रायंगल को अगर मैं अलग से बना के आपको समझाऊं तो ये लेंथ मेरे पास कितनी है? 2 मीटर। इधर वाली ये लेंथ भी मेरे पास कितनी है? 2 मीटर। ये लिखा हुआ है ना इधर 2 मीटर, ये 2 मीटर है। ये पॉइंट ए है और ये डी है और मुझे एडी को ही ढूंढना है। तो मुझे पाइथागोरस थ्योरम में ये पता है एडी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8 हो गया। तो एडी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 8। अंडर रूट ऑफ 8 का मतलब होगा 2√2 मीटर, ठीक है। तो मैंने आपको सिखा दिया है 2√2 मीटर। √2 की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी याद की थी 1.414। ये आपके पास आ जाएगा 2.828 मीटर। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं दिक्कत आ रही है वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा पार्ट दोबारा से देख लीजिए, पर चीजें सारी बताई गई हैं, ठीक है। लॉजिक। नेक्स्ट वी हैव यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? जब ऑब्जेक्ट बराबर का डिस्टेंस बराबर के टाइम में कवर करे तब हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन या ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। बट अगर ऑब्जेक्ट की कभी स्पीड बढ़ जाए कभी कम हो जाए तब हम कहते हैं इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। स्पीड शब्द खैर हमने अभी यूज नहीं किया है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है मेरे पास एक गाड़ी जिसका नाम है राम प्यारी। ये गाड़ी पहले 1 मिनट में, ठीक है, 1 किलोमीटर कवर करती है। पहले 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करती है। अगले 1 मिनट में भी ये 1 किलोमीटर ही कवर करती है, यानी कि कुल मिला के 2 किलोमीटर 2 मिनट में कवर किए। अगले 1 मिनट में भी अगर इस गाड़ी ने 1 किलोमीटर ही कवर किया, यानी कि कुल मिला के 3 मिनट में 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, तो मैं इसके मोशन को क्या कह सकता हूँ? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है एक समान। आप स्कूल में क्या पहन के जाते हो? यूनिफॉर्म, एक समान कपड़े पहन के जाते हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक समान मोशन, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट कभी तेज कभी धीरे नहीं चल रहा है, वो बराबर के टाइम में बराबर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, चाहे वो टाइम कितना मर्जी छोटा क्यों ना हो। ये लाइन साथ में ऐड करनी जरूरी है, क्या? कि वो टाइम इंटरवल छोटा होना चाहिए। ये आसान शब्द है कि वो टाइम इंटरवल छोटा होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? जैसे मैं इस मोशन को ओवरऑल बोल दूं, मैं कहूंगा भैया 3 किलोमीटर इसने कवर किए 3 मिनट में। ये मुझे सफिशिएंटली नहीं बताता कि ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म मोशन है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा? मैं कहूंगा बताओ जी पहले 1 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? आप कहोगे 1 किलोमीटर। अच्छा, मैं कहूंगा ये बताओ कि पहले 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मिनट का हाफ। तो आप कहोगे पहले 30 सेकंड में इसने हाफ किलोमीटर ही कवर किया है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इस टाइम इंटरवल को छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अगर टाइम इंटरवल छोटा होगा तभी मुझे समझ में आएगा कि मोशन यूनिफॉर्म है या नहीं। देखो इस बात को ऐसे समझो, ये 1 किलोमीटर है मेरे पास। अब हो सकता है कि इस 1 किलोमीटर में भी गाड़ी तेज या स्लो हुई हो। इस 1 किलोमीटर में ये संभव है कि पहले आधे किलोमीटर में तो गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा रही हो, फिर गाड़ी स्लो डाउन हो गई हो और
ठीक है, इसने कम डिस्टेंस कवर किया हो, ब्रेक लगा दी हो। पहले आधे मिनट में मान लीजिए इसने 750 मीटर कवर कर लिए और बाकी के आधे मिनट में इसने 250 मीटर कवर किए। अब गड़बड़ हो गई है, टाइम कितना लिया मैंने 30 सेकंड, बट पहले 30 सेकंड में इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, अगले 30 सेकंड में इसने डिस्टेंस कम कवर किया। अब ये मोशन यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहा। पॉइंट इज कि मुझे इंटरवल को छोटा लेके ये चेक करना है कि क्या ऑब्जेक्ट बराबर के टाइम में बराबर का डिस्टेंस कवर करेगा या नहीं। अगर बराबर के टाइम में डिस्टेंस बराबर का कवर हो रहा है, देन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूं मान लीजिए आपके पास एक स्कूटर है, आपने स्कूटर की स्पीड सेट कर दी है, वो आपके सामने पास स्पीडोमीटर लगा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर। आप सुबह 4 बजे निकले हो, गाड़ी मस्त जा रही है, सड़क पूरी खाली पड़ी है, 40 पे आप जा रहे हो, तो भैया उस समय जो आपका मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। आप कार चला रहे हो, कार में क्रूज की ऑप्शन है, आपने क्रूज को 80 किलोमीटर पर आवर पे एक बढ़िया हाईवे पे ऑन कर दिया है, तब आपकी कार का जो मोशन है दैट विल बी टेकन एज यूनिफॉर्म मोशन। तब आपकी कार बराबर के टाइम में बराबर का डिस्टेंस कवर करेगी। वो टाइम टेबल छोटे होंगे तो भी हर एक सेकंड में, हर एक मिनट में, हर एक घंटे में वो बराबर का डिस्टेंस बराबर के टाइम में कवर करेगी। तब हम ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। हाँ, अगर उल्टा हो, कभी गाड़ी तेज चल रही है कभी स्लो, जैसा कि कॉमनली होता है, उस तरह के केसेस में ऑब्जेक्ट के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा। टाइम इंटरवल बराबर बट डिस्टेंस अनइक्वल है। ठीक है, वो अभी आगे पढ़ेंगे। खैर पहले ये समझ लीजिए, ये डेफिनेशन है बेटा, ये आपको रट्टा मानिए, आपके स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट, इसको लिख लो, ऐसे लिख लो, इफ ऑब्जेक्ट कवर्स equal distances in equal intervals of time, it is said to be in uniform motion. The time interval in this motion should be small. जरूरी है, ये मत समझना कि ऊपर की एक लाइन लिख के ही डेफिनेशन पूरी हो गई। नहीं बेटा, आपको इसको पूरा लिखना पड़ेगा, दूसरी लाइन भी इसके साथ जोड़नी पड़ेगी। एज सच कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी है, बिल्कुल इसी के नंबर मिलेंगे बेटा। राइट, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है, हमारे पास टेबल बना हुआ है कि एक गाड़ी है जो 9:30 पे चलना शुरू करती है। गाड़ी ने चलना शुरू किया तो डिस्टेंस कवर किया 0 किलोमीटर। हर 15 मिनट में अगर ये 15 किलोमीटर कवर कर लेती है, 15-15 मिनट का इंटरवल मैंने यहाँ पे बना रखा है, अगर हर 15 मिनट में ये 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो मैं इस गाड़ी के मोशन को क्या बोलूँगा, आई विल से दैट दिस व्हीकल, दिस कार इज मूविंग विद या इज इन यूनिफॉर्म मोशन। राइट, बराबर का डिस्टेंस बराबर के टाइम इंटरवल में, और वो टाइम इंटरवल छोटा होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कहा जाएगा अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डिस्टेंस शुड बी अनइक्वल एंड इंटरवल शुड बी सेम। जैसे फिर से वही एग्जांपल लिया, 15-15 मिनट का इंटरवल लिया है। ठीक है, पहले 15 मिनट में तो ये 10 किलोमीटर कवर करता है, अगले 15 मिनट में ये सिर्फ 5 किलोमीटर कवर कर पाता है। देखो ये गैप देखना आपको, फर्दर इसने 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया है। ठीक है, उसके बाद ये सीधा 29 किलोमीटर, यानी कि अगले 15 मिनट में इसने 14 किलोमीटर कवर कर लिया। यहाँ पे इसने कितना कवर किया है, 10 किलोमीटर। बट हर बार टाइम इंटरवल मेरे पास कितना आ रहा है, 15 मिनट। टाइम इंटरवल इज सेम बट डिस्टेंस कवर्ड इज अनइक्वल। लास्ट के 15 मिनट में इसने सिर्फ 1 किलोमीटर ही कवर किया है, ब्रेक लगी हुई है, जाम लगा हुआ है, 15 मिनट में सिर्फ 1 ही किलोमीटर कवर हुआ है। तो इस एग्जांपल से क्या समझ में आ रहा है कि मोशन कौन सा होगा, गेस करो, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट इज गोइंग टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, इस डायग्राम से भी बड़ा क्लियर है, क्योंकि इस केस में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हुआ है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आप उल्टा भी लिख सकते हो, आप ये भी कह सकते हो, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो भी बात सही है। ठीक है, ये एस क्यों लिख दिया यार, आप लिखो इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, दोनों में से एक चीज को अनइक्वल लिख सकते हो, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या
आप लिख सकते हो इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों डेफिनेशंस परफेक्ट है, दोनों का मीनिंग सेम ही है। दोनों को नहीं अनइक्वल कर देना भैया, गलती हो जाएगी, ठीक है। किसी एक चीज को इक्वल दूसरी को अनइक्वल कर दो, देन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पर देखो, ये एग्जांपल में दो गाड़ियों के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, अब यहाँ पे वो डिस्टेंस कम है। ये समझ दो, ये फोटोज ली गई हैं सेम टाइम इंटरवल पे ली गई हैं, हर 1 घंटे बाद। यहाँ पर 15 किलोमीटर कवर हुए 1 घंटे में, यहाँ पर 1 घंटे में 30 किलोमीटर कवर हो गए, यहाँ पर 1 घंटे में मान लीजिए सिर्फ 10 किलोमीटर कवर हुए हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स क्यों, हर बार 1 घंटे बाद फोटो खींची गई है, 1 घंटे बाद की सिचुएशन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। टाइम इंटरवल इक्वल है बट डिस्टेंस कवर्ड अनइक्वल है, सच मोशन विल बी कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग रेट ऑफ चेंज। बेटा ये टर्म थोड़ी सी यूज होगी, यहाँ पर हम लिख रहे हैं टर्म रेट ऑफ चेंज। जब मैं लिखता हूं जैसे डेल्टा डी बाय डेल्टा टी, सिंबल्स पे मत जाना, फीलिंग को लेना। भाई ये डी लिखा है, टी लिखा है, इसको अलग अलग जगह अलग अलग यूज कर सकते हैं। मेरी इस एग्जांपल में टी क्या है, टाइम है। मेरी इस एग्जांपल में डी क्या है, डिस्टेंस है। ये जो ट्रायंगल बनाई है, ये सिंबल आप पहली बार यूज कर रहे हो, इसको आप बोलते हो डेल्टा, ठीक है। ये ग्रीक अल्फाबेट है, आपको यहाँ पे डेल्टा के साथ डेल्टा कैंसिल आउट नहीं करना है, ठीक है। ये इकट्ठा है, डेल्टा डी आपस में जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डेल्टा और टी आपस में जुड़े हुए हैं। डेल्टा डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन डी। डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है चेंज इन डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ चेंज इन पोजीशन हो सकता है, ठीक है। पोजीशन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, तो वो लिखेंगे चेंज इन पोजीशन। ये क्या आ गया, चेंज इन टाइम, दिस इज चेंज इन टाइम। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसको पूरे को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डी, डी मेरे पास क्या है बच्चों, डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। इस मैथमेटिकल फॉर्म को फिलहाल की घड़ी आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, जैसे आप इसे बार बार यूज करोगे, चीजें जहन में बैठ जाएंगी। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बच्चों, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं x को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पोजीशन से, x इज इक्वल टू 0। 0 का मतलब क्या है, ओरिजिन। x का मतलब क्या है, पोजीशन। तो यानी कि मैं बात कर रहा हूँ x इज इक्वल टू 0 यानी कि पोजीशन की। एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे पड़ा था, जिस पॉइंट पे पोजीशन की वैल्यू 10 मीटर थी। ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट तक चला गया, ठीक है, और बी पॉइंट की पोजीशन है 30 मीटर, राइट। ए पॉइंट पे जो टाइम था, आप मान लीजिए 7 o'clock थे, ठीक है। और बी पॉइंट पे जाते जाते ये टाइम आपके पास 7:00:10 हो गया, यानी कि 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट ए से बी तक चला गया। आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, जो फिजिक्स में हम ज्यादातर यूज करते हैं वो क्या कंसेप्ट रहेगा कि ए पॉइंट पे टाइम 0 सेकंड था और बी पॉइंट पे टाइम कितना हो गया, 10 सेकंड। ये जो साइड में टी लिखी हुई है, ये क्या है, टाइम। ये उस टाइम की क्या लिखी हुई है, वैल्यू। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ए पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू 0 थी, बी पॉइंट के ऊपर टाइम की वैल्यू 10 सेकंड थी। ये 10 और 0 कहां से आ रहे हैं, आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने ए पॉइंट पे अपनी एक स्टॉप क्लॉक को, स्टॉप वॉच को ऑन किया। जब आप ऑन करोगे तो स्टार्टिंग में कितनी रीडिंग आएगी, 0। जब ये ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे पहुंच गया तो आपने उसको स्टॉप कर दिया, तो आपके पास वो टाइम आ जाएगा कि ए से बी तक जाने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा। तो दोनों तरीके सही हैं। आप लिखो 7 बजे से लेके 7:10 तक, या आप कह सकते हो कि आपने घड़ी ऑन की 0 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक। ज्यादातर फिजिक्स में हम इस मेथड को ही यूज करते हैं। एक्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट बच्चों। मैं लिखना चाहता हूं चेंज इन पोजीशन,
चेंज इन पोजीशन जब ऑब्जेक्ट कहां से कहां तक गया, ए से बी तक गया, फ्रॉम ए टू बी। तो बताओ बच्चों ए से बी तक चेंज इन पोजीशन कितना आ गया। फाइनल पोजीशन कितनी थी 30 मीटर, इनिशियल पोजीशन कितनी थी 10 मीटर। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये मेरे पास आ जाएगा चेंज इन पोजीशन विच कम्स आउट 20 मीटर। ठीक है, चेंज इन टाइम, ये टाइम टेकन कुछ भी कह सकते हो। चेंज इन टाइम व्हेन ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी, फाइनल माइनस इनिशियल, चाहे इन दोनों को माइनस कर दो चाहे इन दोनों को माइनस कर दो, 10 माइनस 0 यानी कि 10 सेकेंड आ गया। मैंने आपको क्या बताया, चेंज को कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा से। चेंज इन पोजीशन डेल्टा एक्स, चेंज इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी मेरे पास कितना आ गया 10 सेकेंड। अगर मैं लिखता हूं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, इस पोजीशन को चेंज होने में इतना, पोजीशन को चेंज होने में इतना टाइम लगा। टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, ये है मेरे पास डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स मेरे पास कितना है बच्चों 20 मीटर, टाइम कितना है मेरे पास 10 सेकेंड, ये 0 से 0 कट जाएगी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसे मैं कह सकता हूँ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन या रेट ऑफ चेंज, ये भी कह सकते हो, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि हमने शब्द लिखा हुआ रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के हिसाब से पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसके रिस्पेक्ट में लेना है वो नीचे आएगा, जिसके चेंज को समझना है, जिसके चेंज को समझना है वो ऊपर आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो क्या बोलोगे इसे, डेल्टा वी क्या है चेंज इन वी, डेल्टा टी क्या है चेंज इन टी। तो ये क्या बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टी, राइट। तो एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, तो उसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं गाड़ी की स्पीड कैसे मेजर करनी है। गाड़ी की स्पीड को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस गाड़ी के ऊपर ही, गाड़ी के अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर लगी होती है, दैट इज स्पीडोमीटर। तो ये कार के स्पीडोमीटर की बात हो रही है। यहाँ पे आप इसकी स्पीड को लिख सकते हो, देख सकते हो किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने गाड़ी को रोक के फोटो खींची हुई है, तो ये किलोमीटर पर आवर में, ये क्या है यूनिट्स ऑफ स्पीड। ठीक है, और इस पार्ट का, इस हिस्से का नाम क्या है, ये नीचे तो ओडोमीटर था, इसको छोड़ दो, ये ऊपर क्या है स्पीडोमीटर। ये पॉइंट है, जब पॉइंट है यहाँ पे आ गया, इट मीन्स दैट योर व्हीकल इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो वैसे ये पॉइंटर डाउन नीचे को आना शुरू कर देता है, यानी कि आपकी गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, यहाँ से पता लगना शुरू हो जाता है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे लगा होता है स्पीडोमीटर, ये इमीडिएटली आपकी गाड़ी की जो स्पीड है, जिस इंस्टेंट पे आप देख रहे हो उस इंस्टेंट पे गाड़ी की जो स्पीड है वो बताता है। गाड़ी की हर इंस्टेंट पे, जैसे ही आपने रेस दी, जैसे ही आपने रेस दी वैसे ही ये पॉइंटर बढ़ जाएगा, जैसे ही ब्रेक लगाई पॉइंटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हर इंस्टेंट पे आपको गाड़ी की स्पीड बताता है। ठीक है, तो उस स्पीड को जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मेजर कर रहे हैं, जब किसी इंस्टेंट पे मेजरमेंट हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर, पर्टिकुलर पल के ऊपर, पर्टिकुलर समय के ऊपर, पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर जो स्पीड होगी दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। और हमारे व्हीकल का स्पीडोमीटर, चाहे स्कूटर है चाहे कार है, उसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर लगा होता है। तो क्लियर है, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं तो पढ़ाने वाला भी क्या हूं आपको, स्पीड।
स्पीड क्या बताती है? स्पीड हमें बताती है कि कोई चीज़ कितनी तेज या कितनी स्लो चल रही है, हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ठीक है, इसका आइडिया देती है। अगर कोई तेजी से चीज़ मूव कर रही है हम कह रहे हैं उसकी स्पीड ज़्यादा है, अगर कोई चीज़ धीरे से मूव कर रही है तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड कम है। तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ फास्ट और स्लो एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, राइट। अब स्पीड को मेजर कैसे करना है? स्पीड इज मेजर्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को कैसे मेजर करना है? स्पीड इज मेजर्ड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डबल एल सिंगल एल कुछ भी लिख लो, दोनों चलते हैं, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड को ऐसे मेजर करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड के लिए सिंबल एस यूज कर सकते हो, डिस्टेंस के लिए डी, टाइम के लिए टी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एस स्टैंड्स फॉर स्पीड, डी स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, टी स्टैंड्स फॉर टाइम। ये फॉर्मूला आप लोगों ने बहुत बार इससे पहले भी यूज किया हुआ है, राइट। तो अगर देखो, अगर टाइम फिक्स है, यूं समझिए कि ए से बी तक 100 मीटर है और यहाँ पर दो गाड़ियों की रेस लग रही है। गाड़ी, ठीक है, कौन सी है? मान लीजिए नेक्सॉन है, मान लीजिए दूसरी वर्ना है। दो गाड़ियों की रेस यहाँ पे लग रही है। ठीक है, डिस्टेंस इज फिक्स्ड। जिस गाड़ी को कम टाइम लगेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। डिस्टेंस तो फिक्स हो गया है। ठीक है, डिस्टेंस अगर फिक्स हो गया है, 100 मीटर हो गया है, तो अगर मैं नेक्सॉन और इधर वर्ना की बात करता हूँ, ठीक है, स्पीड ऑफ नेक्सॉन एंड स्पीड ऑफ वर्ना, मान लीजिए मुझे पता नहीं क्या है एग्जैक्टली, बट मान लीजिए कि वर्ना ए से बी तक जाने में 10 सेकंड लेती है और जो नेक्सॉन है वो ए से बी तक जाने में 8 सेकंड लेती है। अब मुझे बताइए किसकी स्पीड ज्यादा होगी? बिना किसी कैलकुलेशन के फीलिंग लीजिए भाई, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? जो जल्दी पहुंच गई उसकी स्पीड ज्यादा है। ऐसा ही होता है। किसको 8 सेकंड लगे थे? नेक्सॉन को लगे थे, तो नेक्सॉन की स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू वर्ना। यही हो गया ना। तो अगर आपने क्या कर दिया, टाइम डिस्टेंस फिक्स कर दिया, तो आप सिर्फ किसको स्टडी कर रहे हो? टाइम को। जिस ऑब्जेक्ट को टाइम कम लगेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो हमें आइडिया मिलता है स्पीड से कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है, एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अगर बात करें इसके यूनिट्स, शायद आगे आएंगे तो वहीं पे बात कर लेंगे, एक मिनट चेक करने दो। नहीं, तो यहीं पे बात कर लेते हैं। इसके यूनिट्स क्या है? इसके यूनिट्स होते हैं बेटा मीटर पर सेकंड। ठीक है, ठीक है, ये इसके एसआई यूनिट्स होते हैं। एसआई मींस बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई लिखते उल्टा है क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया हुआ वर्ड है, सिस्टमेटिक इंटरनेशनल, ऐसे कोई शब्द लिखा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या आएंगे इसके? मीटर पर सेकंड, और इसके यूनिट्स क्या हो सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड। और क्या हो सकते हैं इसके यूनिट्स? किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट्स हो सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हो सकते हैं, माइल्स पर आवर हो सकते हैं, बट हम लोग अपनी क्लास में या एनसीईआरटी में इन तीनों को ही बार-बार यूज करेंगे। इसमें एक कन्वर्जन फैक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1 किलोमीटर पर आवर को 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। शुरू करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर मींस 1000 मीटर, आर डिवाइडेड बाय, इसका मतलब समझ लो बच्चों, किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर है। लिखने का तरीका ये है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मीटर पर सेकंड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर बाय सेकंड या मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। एक ही बात है बच्चों, प्रेजेंटेशन ही है ये तो। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा धीरे से समझाऊंगा ताकि आप सबके स्कूल में 100% मार्क्स आ जाए इस लेक्चर को देखने के बाद। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आर। 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर। 1 घंटे का मतलब हो गया 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो इसे आप सिंपलीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3600 सेकंड, राइट। अब ये 2 जीरो कट जाएंगी, ये 10 और 36 भी कटेगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। ये 5/18 मीटर
पर सेकंड आ जाएगा। आप इसको ऐसे लिखो, आप इसको ऐसे लिखो 5/18 मीटर पर सेकंड, या आप इसे चाहे ऐसे लिखो 5/18 मीटर पर सेकंड, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास कन्वर्जन आ गई। कैसे? 1 किलोमीटर पर आवर को 1 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। जैसे आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है कि कोई ऑब्जेक्ट 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, बताओ इसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो आप लोग कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? देखो पूरी कैलकुलेशन बार-बार करने की जरूरत नहीं है। आप इस कन्वर्जन फैक्टर को डायरेक्टली याद कर सकते हो। आप याद कर सकते हो कि 1 किलोमीटर पर आवर आपके पास 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर है। ये इतनी बार यूज होना है कि आपको याद रखना ही चाहिए। तो ये 18 और 18 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। उल्टा भी करना पड़ सकता है। आपको कहा जा सकता है कि 50 मीटर पर सेकंड है, उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो। उस केस में आपको उल्टा कर देना है। उल्टा चलना है ना, तो 18/5 कर देना है। 5/18 की जगह 18/5 कर देना है, तो आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? दिस कम्स आउट, ये 5 से कट जाएगा तो 180 किलोमीटर पर आवर। यू विल गेट दिस वैल्यू 180 किलोमीटर पर आवर। राइट बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड। अब एक चीज यहाँ पे एक मिनट में बच्चों, देखो स्पीड की डेफिनेशन में क्या आया था? एक चीज बताने जा रही तो यहीं पे क्लियर कर चलेंगे। स्पीड की डेफिनेशन क्या आया था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। राइट? स्पीड हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है, ये कैसे पता चलेगा? डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी हमारे पास क्या है? स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके साथ भी कोई भी डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होती। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट, average speed. Average speed की definition. Average speed of a body is defined as total distance traveled divided by total time taken to cover that distance. Honestly speaking, आपको फिलहाल कोई लंबा चौड़ा फर्क नजर नहीं आएगा स्पीड और एवरेज स्पीड की डेफिनेशन में, है ना? तो अगर आपको लिखना हो एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में बस आपको शब्द क्या ऐड कर देना है? टोटल। वहां पे हमने टोटल शब्द नहीं लिखा था, हमने सिर्फ क्या लिखा था? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पे शब्द ऐड कर देना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। बस इतना ही है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डेफिनेशन याद कर लो। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या रिप्रेजेंट करती है इसको समझिए छोटी सी एग्जांपल के साथ। हो सकता है कि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी लगे। मान लीजिए आपके पास ये एक गाड़ी है, ठीक है, और अरे भाई साहब तो तबाही मच गई तो, ठीक है, लॉज मस्त बन गई। आपके पास ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, ठीक है, कभी ये स्लो कभी ये फास्ट, ठीक है, नेचुरल जो सड़क पे जाते हुए इसी तरह से रहता है। गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड से आमतौर पे नहीं चल पाती है, कभी स्लो चलेगी कभी फास्ट। तो कभी इसकी स्पीड, ठीक है, कभी मुझे पता नहीं, कभी इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर होगी, कभी इसकी स्पीड हो सकता है कि सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर ही रह जाए। बट जो मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है, वो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस गाड़ी ने 20 किलोमीटर कितनी देर में कवर किए हैं? इस गाड़ी ने 20 किलोमीटर मान लीजिए 30 मिनट में कवर कर लिए, यानी कि कितने घंटों में? मैं ये कह सकता हूँ कि आधे घंटे में इसने 20 किलोमीटर कवर कर लिया। क्या ए से बी तक जाते हुए गाड़ी की स्पीड कांस्टेंट थी? बिल्कुल भी नहीं। कभी ये 80 पे बहुत तेज जा रही थी, कभी ये कंपैरिजन में बहुत स्लो थी। हो सकता है कि इस पॉइंट पे जब ये यहाँ पे पहुंची हो तो इसकी स्पीड 0 रह गई हो, यानी कि
इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो वेरिएबल है, इट कीप ऑन चेंजिंग। बट मोटे से तौर पे जो मुझे ओवरऑल पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें ये समझ में आ रहा है कि इस वेरिएबल स्पीड के होते हुए भी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में भी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी इसने 20 किलोमीटर आधे घंटे में कंप्लीट किए। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 20 किलोमीटर। उस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा, आधा घंटा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 22 से 40, ये बन जाएगी एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। राइट बच्चों, इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अब क्वेश्चन यही है, क्या गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से चली थी? नहीं, कभी बीच में आई तो हमको लेना नहीं है, बट ये बात पक्की है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ या कम हो रही थी। तो इसलिए ठीक है, मैं इस स्पीड को गाड़ी की स्पीड तो नहीं कह सकता, है ना। आई कैन नॉट से कि गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से ए से बी तक गई है, क्योंकि कभी स्पीड 80 है, कभी 0 भी है। तो फिर ये क्या है, ये बताती है कि भैया अगर गाड़ी इस वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड से ना चलती, इस कभी कम ज्यादा वाली स्पीड से ना चलती, एक फिक्स स्पीड से चलती, और उस फिक्स स्पीड की वैल्यू कितनी होती, 40 किलोमीटर पर आवर होती। उस फिक्स स्पीड की वैल्यू कितनी होती, 40 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पूरे का पूरा सफर, पूरे का पूरा रास्ता ए से बी तक का, पूरे का पूरा रास्ता 40 किलोमीटर पर आवर से अगर ये कवर करती तो अभी इसको आधा घंटा ही लगना था। आधा घंटा एक्चुअली कब लगा, जब ये वेरिएबल स्पीड से जा रही है। अब इंस्टेड ऑफ मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, इफ दिस व्हीकल मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड फॉर द सेम टाइम, इट विल कवर द सेम डिस्टेंस। दैट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। दैट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। आप कह सकते हो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है, यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, एवरेज स्पीड। समझ कुछ नहीं आया? देखो, क्या इस गाड़ी का मोशन यूनिफॉर्म था, नॉन यूनिफॉर्म था? नॉन यूनिफॉर्म था। स्पीड कभी बढ़ रही थी, कभी कम हो रही थी, मोशन था नॉन यूनिफॉर्म। बट अगर मैं ये मान लूं कि गाड़ी इस यूनिफॉर्म स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर से चली है, तो भी गाड़ी ने उतना ही डिस्टेंस यानी कि 20 किलोमीटर उतना ही टाइम यानी कि आधे घंटे में पूरा करना था। एक्चुअल मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। बट अगर मैं ये स्पीड मानूं, देन मोशन विल अपीयर टू बी यूनिफॉर्म। मींस एवरेज स्पीड इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, उतना ही डिस्टेंस उतने ही टाइम में बॉडी कवर करेगी। नेक्स्ट कुछ कन्वर्जन है, वैसे मैंने करवा दी, चलो बात से आ गई हैं। तो 18 किलोमीटर पर आवर है बेटा, आपको इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन फैक्टर आपने याद कर लिया है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 एंड 18 विल कैंसिल आउट, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। राइट, फर्स्ट कन्वर्जन हमारी हो गई है। सेकंड क्या है, 144 किलोमीटर पर आवर। आपको इस मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। 144 मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर दीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ देता हूं। उसके बाद आपके पास 30 मीटर पर सेकंड। अब आपको उल्टी कन्वर्जन करनी है। आप लिखोगे 30 × 18/5। अब उल्टा करोगे बेटा, 5/18 की जगह 18/5 लिखोगे किलोमीटर पर आवर। तो ये यहाँ पे 6 बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 18, कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हो, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बच्चों एक जनरल सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, जिससे ये बताया गया है कि ऑब्जेक्ट्स अलग अलग स्पीड से चलते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा और किसी की कम हो सकती है। हमारी ह्यूमन वॉक है वो सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड है। यूनिट का वजन है तो ये लगभग 7.2 किलोमीटर पर आवर बन गई है। ठीक है,
इसी के मुकाबले में अगर हम दौड़ना शुरू करते हैं तो हमारी स्पीड कुछ देर के लिए 5 टाइम्स से बढ़ सकती है। इट मे गो अप्रॉक्सिमेटली अप टू 10 मीटर पर सेकंड। दीस आर अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज, राइट। इससे देखो आपने पढ़ा होगा कि चीता बड़ी तेज हो सकता है, इसकी स्पीड जो है 97 किलोमीटर पर आसपास हो सकती है, ठीक है। एक तेज चलती हुई कार की स्पीड, ठीक है, मैं ये रेसिंग कार की बात नहीं कर रहा, जो गाड़ी चला रहे हैं तेज चलती हुई गाड़ी, ठीक है, 108 पे ले जाते हो 110 पे 108 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। फास्ट मूविंग गाड़ियां रेसिंग कार उससे ज्यादा, और दुनिया में सबसे तेज क्या चलता है, लाइट चलती है, और लाइट की स्पीड हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यू शुड रिमेंबर दिस वैल्यू। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 299 792 458 मीटर पर सेकंड। This is the exact value of speed of light in vacuum. Vacuum means space में अर्थ से दूर, एटमॉस्फेयर से बाहर जो स्पीड ऑफ लाइट है, that is कितनी, approximately 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जेट एयरप्लेन्स की 500 मीटर पर सेकंड साउंड इन एयर, ठीक है। जो हम लोग बातें करते हैं उसकी स्पीड वैसे ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे कमरे का टेम्परेचर क्या है, बट ऑन एन एवरेज, ठीक है, रूम टेम्परेचर के ऊपर इसकी वैल्यू 344 मीटर पर सेकंड होती है, राइट बच्चों। बढ़िया। अब ऐसा करते हैं, थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर दोबारा से मिलते हैं, राइट। बच्चों, ये हमारी वन शॉट वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग इसे 2 पार्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे। हम अपने फर्स्ट पार्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, अगले पार्ट को यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन विद एक्सप्लोरेशन, और कोशिश करेंगे कि सेकंड वीडियो में पूरे के पूरे चैप्टर को खत्म कर दें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।